सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone, welcomes you. Today we are going to start a special videos that is tenses. Okay, and if you know the tense, there are only 3 tense. और ये टेंस अगर आपने जान लिया तो आपने इंग्लिश बोलना सीख लिया, बस यही मैं कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। ये वीडियो आज के इस वीडियो से दोस्तों, आज के इस वीडियो से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। किस तरह से इंग्लिश बोलना है, किस तरह से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आज से शुरू होने जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में। तो आइए आपको बताते हैं कि टेंस के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के टेंस होते हैं, कैसे उसके फॉर्मूले होते हैं और किस तरह से हमें इसे अपने डेली यूजुअल लैंग्वेज में इसका यूज करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये 9th नंबर का लेक्चर है। इसके पहले 8 लेक्चर और अपलोड हो चुके हैं। इस टेंस को शुरू करने से पहले जो बेसिक चीजें थी वो सारी उन वीडियो में दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियोस, क्योंकि वो वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेंगे यहां तक आने के लिए, और इसके बाद ही इस वीडियोस को देखिए। तो स्टूडेंट्स, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। टेंस, टेंस यानी होता है भाई काल या फिर समय। टेंस मतलब काल या समय, ये हमें अलग अलग समय के बारे में बताता है, दैट इज टेंस। टेंस के मेन 3 टाइप होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज अ प्रेजेंट टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। ओके, उसके बाद आता है पास्ट टेंस जिसे हम कहते हैं भूतकाल, और एक होता है फ्यूचर टेंस जिसे हम कहते हैं भविष्यकाल। ओके, पर इस वीडियो में आज हम बात करने वाले प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर भी अलग अलग टाइप है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स कैसा होता है। सबसे पहले मैं इसे यहां से रफ कर दूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस देखिए, हर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस के होते हैं 4 टाइप, पास्ट टेंस के भी होते हैं 4 टाइप और फ्यूचर टेंस के भी होते हैं 4 टाइप। ओके, सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस में। ओके, ये प्रेजेंट टेंस को हमने लिया तो ये है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप है। कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, जब यहां पर पास्ट आ जाएगा तो पास्ट के भी 4 टाइप होंगे, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जब फ्यूचर की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे सबके 4 टाइप होते हैं। ओके, ध्यान में रखिए। अब यहां पर देखिए, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, फिर होते हैं निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, और उसके बाद होते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए होंगे 4 फॉर्मूले। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे 4 फॉर्मूले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे 4 फॉर्मूले और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे 4 फॉर्मूले। सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है। तो देखिए, इन सबके 4 फॉर्मूले हो गए। इसका मतलब अकेले प्रेजेंट टेंस के पास होते हैं 16 फॉर्मूले। ओके, उसी तरह पास्ट टेंस के पास भी होते हैं 16 फॉर्मूले और फ्यूचर टेंस के पास भी होते हैं 16 फॉर्मूले। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, दैट इज अ 48। कुल मिला के 48 फॉर्मूले है टेंसेस के। और आपने ये 48 फॉर्मूले अगर सीख लिए ना, 48 फॉर्मूले अगर आपने समझ लिए ना, तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रख सकता, वो भी फ्लुएंटली। और ये 48 फॉर्मूले मैं आपको याद कराने वाला हूं, वो भी ये जब जैसे ही ये टेंस पूरा खत्म हो जाएगा आप 48 फॉर्मूले इतने अच्छे से याद कर लोगे कि आप रिकॉर्ड बनाओगे कि 1 मिनट के अंदर आप 48 फॉर्मूले कैसे बोले। ओके, ये सारी टेक्निक, ये सारी बातें मैं आपको इस पूरे स्पोकन के क्लास में समझाने वाला हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टाइप है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्मूले इस वीडियो में हम देखने वाले।
तो देखिए दोस्तों, अभी ये इंट्रोडक्शन था, इसके साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी शुरू कर रहे हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो प्लीज बने रहिए अंत तक, वीडियो के लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिए, आप समझ जाएंगे कि देखिए एक फॉर्मूले से हम कितनी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है क्वेश्चन के लास्ट में ता हूं, ता है, ती है, ते हूं, या फिर ताती ते, या तो ता रहेगा या ती रहेगा या ते रहेगा, ओके, या फिर दोनों साथ में रहेंगे, या फिर लास्ट में सिर्फ है, हु है, यही रहेगा, ओके। तो ये एक सिंपल सी एक पहचान है हिंदी में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, ओके, गॉट इट। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप हमने बताए थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव, निगेटिव, ओके। अब यहां पर ध्यान में क्या रखना है हमें, तो स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है यहां पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेन वर्ब मतलब इसके पिछले वाला वीडियो जो बताया था उसमें हमने एक लिस्ट दी थी, जिसकी पीडीएफ फाइल भी हमने आपके साथ शेयर की थी, जिसकी डाउनलोड लिंक भी पिछले वीडियो में दी थी, उसकी लिस्ट मतलब वो है मेन वर्ब, ओके। और सब्जेक्ट मतलब जो यहाँ पर कर्ता होता है, जो मेन यहाँ पर पर्सन होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है पहले पहचानेंगे, उसके बाद ही हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। उसके पहले कुछ रूल्स यहां पर जान ले। तो यहां पर एक नोट दिया हुआ है, नोट ये है कि जब सेंटेंस में ही, शी, ईट या नेम रहेगा तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। क्या? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, ईट या नेम, अगर ये 4 में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है। सॉरी। तो आइए देखते कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है पहला है सीता गाना गाती है। तो यहां पर गाना कौन गा रही है? जो काम कर रहा है उसे कहते हैं कर्ता, मींस सब्जेक्ट। तो सीता हो गई सब्जेक्ट, ओके। और क्रिया कौन सी हो रही है यहां पर, मतलब वर्क कौन सा हो रहा है, एक्शन कौन सा हो रहा है। मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। तो एक्शन कौन सा हो रहा है? गाने का एक्शन हो रहा है, दैट इज ये हो गया वर्ब, ओके। काम क्या हो रहा है, मतलब यहां पर जो वर्ब हो रहा है वो हो रहा है गाने का, ओके। तो ये हो गई गाती है, ओके। तो गाती है ये वर्ब हो गया, ये क्रिया हो गई, और गाना ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसे हम इसके मुताबिक कैसे करेंगे? तो क्या हो जाएगा, ऊपर फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यहां पर सीता, तो लिखेंगे सीता। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब यहां पे क्रिया कौन सी हो रही, गाना गाने की। तो गाना गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंग। सिंग। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना है हमें, बात यह ध्यान में रखना है कि यहां पर देखिए सीता है, सीता क्या है, किसी का नाम है, तो नाम के साथ एस या ईएस लगेगा। तो यहां पर लगेगा सीता सिंग्स सॉन्ग। ये हो गया सॉन्ग, मतलब गाना हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए सीता गाना गाती है, तो क्या हो गया, सीता सिंग्स सॉन्ग। कितना इजीली सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। बस आपको पता होना चाहिए कि गाना गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो भाई सिंग्स। उसके बाद राहुल समाचार पत्र पढ़ता है, तो यहां पर राहुल हो गया सब्जेक्ट, समाचार पत्र ये हो गया ऑब्जेक्ट, और काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, दैट इज रीडिंग। तो ये हो गया वर्ब, ओके। तो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की बात करें, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कोई हमें चेंजेस तो नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राहुल, राहुल। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ना मतलब रीड करना। तो राहुल रीड के साथ एस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नेम है। राहुल रीड्स, समाचार पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर। तो यहां लिखेंगे न्यूज
पेपर, राहुल रीड्स न्यूज़पेपर। हो गया, बन गया, ट्रांसलेट हो गया इजीली। देखिए इस तरह से हम जो सेंटेंस हर दिन हिंदी में जो बोलते हैं उस हिंदी के बोले जाने वाले सेंटेंस को आप इंग्लिश में सोच सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं आपको ये एक बेनिफिट बताऊंगा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें जो पहला फॉर्मूला इसका यूज क्या है। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते हैं, आपकी पूरी डेली रूटीन आप सिर्फ इसी फॉर्मूले की मदद से बता सकते हैं। मतलब मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, फिर मैं ब्रश करता हूं, ओके, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चाय पीता हूं, चाय पीने के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा टहलता हूं, टहलने के बाद मैं फ्रेश होता हूं, मतलब नहाता हूं, ओके, नहाने के बाद मतलब नहाता हूं, उसके बाद फिर अपने ऑफिस की तैयारी करता हूं, फिर खाना खाता हूं, खाना खाने के बाद अपने ऑफिस जाता हूं, ऑफिस में दिन भर काम करता हूं, शाम को 5 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे घर को आता हूं, रात को 8 बजे खाना खाता हूं और 9 बजे बिस्तर में जाके सो जाता हूं। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो हमने बोले हैं इन सभी सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते, हु है, हु ही है। मतलब आप अपनी डेली रूटीन, क्या बता रहे हैं हम, डेली रूटीन, आप डेली रूटीन अपनी इस फॉर्मूले की मदद से बता सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं खाना खाता हूं। ओके, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है मैं, मींस आई, ईट कौन सी क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है, तो ईट, खाना मतलब हो गया फूड। ओके, आई ईट फूड। ओके, इसको इंग्लिश में एक और बोलते हैं, आई टेक फूड। ओके, दोनों होता है, मैं खाना ले रहा हूं मतलब खाना खा रहा हूं, ऐसा ही होता है। ओके, तो आई ईट फूड, हम सिंपली जाएंगे, अभी हम डिफिकल्टीज में नहीं जाएंगे, आई ईट फूड। उसके बाद देखिए बर्फ पिघलता है, तो बर्फ के लिए यहां पर देखिए बर्फ क्या है, ये एक नाउन है, ओके, किसी वस्तु का नाम है, तो पिघलता है मतलब मेल्ट होता है। इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो लिखेंगे आइस मेल्ट्स, बस बर्फ पिघलता है, आइस मेल्ट्स, खत्म। उसके बाद वे फूल तोड़ते हैं, तो वे है सब्जेक्ट, दैट इज दे। और फूल तोड़ना, देखिए तोड़ने का बात हो रही है यहां पर। अब मैं अगर पेन को तोड़ता हूं तो ब्रेक द पेन, और मैं फूल को तोड़ता हूं तो जब किसी नाजुक चीज को तोड़ा जाता है, जैसे फूल को पेड़ से हम बड़े सावधानी से, बड़े प्यार से, बड़े संभाल के तोड़ते हैं, तो उसे ब्रेक करना नहीं, उसे प्लक करना कहते हैं। ओके, सो दे प्लक फ्लावर्स, वे फूल तोड़ते हैं, दे प्लक फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को तोड़ते हैं, वो फ्लावर्स तोड़ रहे हैं। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके 5 एग्जांपल हमने आपको दिए, आपको इसके 20 एग्जांपल होमवर्क में बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने देखा था उसी का निगेटिव। अब निगेटिव का फॉर्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर निगेटिव वाली बात होगी, मतलब यहां पर नॉट लगने वाला है, तो जब नॉट लगाना पड़ता है तो यहां पर साथ में हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगेंगे डू डस, तो सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर या तो डू लगेगा या डस लगेगा। अब डू कब लगाना है और डस कब लगाना है, ये बड़ी बात है। तो आई वी यू दे अगर है सब्जेक्ट में, अगर आई वी यू दे अगर ये सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो उसके साथ डू लगेगा, और ही शी इट या किसी का नाम यूज हो रहा है तो उसके साथ डज लगेगा। तो जैसे मैं पुस्तक नहीं पढ़ता, तो क्या आ जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू, आई डू के बाद क्या है फॉर्मूले में देखिए, डू या डज, उसके बाद नॉट, तो आई डू नॉट, पढ़ने के लिए क्या है, रीड बुक, है सिंपल। उसके बाद वह समीर के साथ स्कूल नहीं जाता है,
तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? ही, वह। तो ही, अब सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ क्या लगने वाला? डज। तो ही डज, डज के बाद क्या लगेगा? नॉट। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, जब भी गो लगता है ना तो गो के बाद टू लगेगा ही लगेगा। ओके, उसके साथ ही आता है वो। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। अब किसके साथ नहीं जाता? समीर के साथ। तो के साथ के लिए हमने प्रीपोजिशन में क्या बताया था? विथ, याद है? सो ही डज नॉट गो टू स्कूल विथ समीर, वह समीर के साथ स्कूल नहीं जाता। ये बन गया सेंटेंस। उसके बाद थर्ड, श्याम क्रिकेट नहीं खेलता है। श्याम क्रिकेट नहीं खेलता है तो लिखेंगे श्याम डज नॉट, खेलने के लिए क्या आएगा? प्ले क्रिकेट। ओके, अब आते फोर्थ एग्जाम्पल की ओर। क्या है? साहिल मंच पर गाना नहीं गाता है। क्या है? साहिल मंच पर गाना नहीं गाता है, मतलब साहिल जो है वो स्टेज पर गाना नहीं गाता। तो सब्जेक्ट है यहां पर साहिल। ओके, साहिल, क्रिया कौन सी हो रही है? गाना गाने की। ओके, तो साहिल के साथ क्या आएगा? डज। डज के साथ नॉट। साहिल डज नॉट, क्या प्रोसीजर हो रही है? गाना गाने की। तो सिंग। साहिल डज नॉट सिंग सॉन्ग। कहां पर गाना नहीं गा रहा है? मंच पर, दैट इज ऑन द स्टेज। तो साहिल डज नॉट सिंग सॉन्ग ऑन स्टेज। साहिल जो है स्टेज पर गाना नहीं गाता। उसके बाद वे रोज कार्यालय जाते हैं। कार्यालय मीन्स ऑफिस। तो यहां पर आ जाएगा दे, यहां वे रोज कार्यालय नहीं जाते हैं, यहां पर नहीं लिखना है हमें। सो दे के साथ क्या आएगा? डू। सो दे डू नॉट, गो के साथ टू लग जाता है। दे डू नॉट गो टू ऑफिस। कैसे? रोज। तो रोज के लिए आएगा डेली। तो वे रोज ऑफिस नहीं जाते हैं। समझ में आया? ये 5 सेंटेंस आपने निगेटिव के देखे, इसके 20 सेंटेंस आपको खुद बनाने। उसके बाद अब चलेंगे इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें बिना WH मार्क लगे, बिना WH वर्ड, मतलब व्हाट, व्हाई, हु, विच, वेयर, हुम, इनका यूज ना करते हुए भी क्वेश्चन वर्ड बनते हैं। ओके, WH वर्ड का यूज ना करते हुए भी क्वेश्चन वाले वर्ड बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले देखिए किस तरह से बनते हैं। हमने जो फॉर्मूले देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सबसे पहला फॉर्मूला वो था सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, तो इंट्रोगेटिव में जो डू डज होता है वो पहले आ जाता है सेंटेंस में, सबसे पहले। तो इसका जो स्टार्टिंग है वो या डू डज से होंगी। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे याद करेंगे? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए। ओके, अब यहां देखिए स्टूडेंट, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? मैं सोच रहा हूं मन के मन में, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या मैं उसकी मदद करता हूं? क्या मैं वहां जाता हूं? क्या मैंने ऐसा किया? इस तरह के ढेर सारे सवाल हम खुद से पूछते हैं, उसी को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। आइए इसका यूज देखते हैं। तो क्या मैं किताब पढ़ता हूं? तो मैं यहां पर आ गया, तो मैं मतलब आई के साथ क्या लगेगा? डू या डज? डू लगेगा। यू आर राइट। तो लिखेंगे डू से शुरुआत करनी है। डू के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर कौन है भाई? मैं। ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ता मतलब वर्ब है, और ये किताब मतलब ऑब्जेक्ट है। ओके, तो लिखेंगे डू, मैं के लिए आई, डू आई, पढ़ने के लिए रीड, डू आई रीड अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूं? डू आई रीड अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूं? बस डू आई रीड बुक। सिंपल है ना? बहुत सिंपल।
सॉरी, उसके बाद चलते हैं सेकंड, क्या वह अपने पालकों के आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा का पालन करना मीन्स ओबे द रूल्स, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना। तो देखिए ही, ये हो गया सब्जेक्ट, पालन, आज्ञा का पालन करना, ये एक पूरा वर्ड है और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ओबे, OBEY। ओके, तो ये हो गया वर्ब, आज्ञा का पालन करना, और अपने पालकों का ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसे कैसे लगेंगे, अब ही की बात हो रही है तो ही के साथ लगेगा डज। तो सबसे पहले लिखेंगे डज ही ओबे, उसके, क्या वह अपने, अपने मतलब उसके खुद के, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है हीज, तो डज ही ओबे हीज पेरेंट्स, है ना। पालकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरेंट्स। डज ही ओबे हिज पेरेंट्स, क्या वो अपने पालकों के, अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना है, तो डज ही ओबे हिज पेरेंट्स। उसके बाद क्या वह रोज स्कूल जाती है, तो यहां पे जाती है मतलब लड़की की बात हो रही है, तो यहां पर आएगा डज, ही के बदले यहां पर आ जाएगा शी, डज शी गोज टू स्कूल। अब कैसे, रोज की बात हो रही तो यहां पे आ जाएगा एवरी डे, एवरी डे। समझ में आ रहा है कितना आसान है। उसके बाद क्या वे अपनी मां की देखभाल करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डू, वे के लिए दे, डू डे, देखभाल करना मतलब किसी की देखभाल करना मतलब उसकी केयर करना, तो डू डे केयर ऑफ देयर मदर। देखिए मदर किनकी है, उनकी है, क्या वे अपनी, अपनी मतलब उनकी, तो उनके लिए क्या होता है, दे, दे का हो जाता है देयर, सो डू दे केयर ऑफ देयर मदर्स, क्या वह अपनी मां का ख्याल रखते हैं। उसके बाद क्या आप हमेशा झूठ बोलते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों से पूछते हैं क्या यार तू हमेशा ही झूठ ही बोलता है क्या, इस तरह के क्वेश्चन, क्या आप हमेशा झूठ बोलते हैं, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे आपके लिए क्या आएगा, यू, तो ये है भाई सब्जेक्ट, झूठ बोलना ये है वर्ब, और हमेशा, ओके, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, डू यू, डू यू, अब झूठ बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाई, डू यू लाई, हमेशा के लिए इंग्लिश में क्या होगा, ऑलवेज, डू यू लाई ऑलवेज, क्या आप हमेशा झूठ बोलते हैं। तो ये हो गया इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके 5 एग्जांपल हमने बताए, इसके भी आपको 20 एग्जांपल खुद से करने हैं, वही आपकी प्रैक्टिस है दोस्तों। जितने ज्यादा आप एग्जांपल बनाएंगे उतना आप इंग्लिश में परफेक्ट होते जाएंगे। ओके, प्रैक्टिस इज अ मस्ट, ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस इज अ मस्ट, प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, प्रैक्टिस से ही होगा, करने से ही होगा, है ना। अब उसके बाद चलते हैं इंट्रागेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर, जिसमें इसी सेंटेंस में नॉट लगने वाला है। तो देखिए इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, डू डस, डू डस के साथ लग जाएगा नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे याद रखेंगे, डू डस प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डस प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डस प्लस नॉट, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से याद रखना है। यह है इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं, देखिए, क्या वह आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देता है ना। जैसे कई बार हमारे पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और टीचर्स ने कुछ कंप्लीट की तो पेरेंट्स पूछते हैं, सर क्या मेरा बेटा आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। यस, क्या वह आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, तो क्या आ जाएगा, ही तो आ जाएगा, ही मतलब वह मतलब ही के लिए क्या आएगा, डज, तो लिखेंगे डज, डज के साथ लगेगा नॉट, डज नॉट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह मतलब ही, डज नॉट ही प्रश्नों के उत्तर देना मतलब आंसर, आंसर मतलब उत्तर देना, डज नॉट ही
आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन मार्क, ओके, डज नॉट ही आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्या वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। यहां पर भी हमने हर जगह क्वेश्चन मार्क लगाना था, नहीं लगाया, सॉरी, ओके, छूट गया गलती से, पर क्वेश्चन मार्क हर बार लगाना है क्योंकि ये इंट्रागेटिव की बात हो रही है, ओके। डज नॉट ही आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्या वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या हम आपकी मदद नहीं करते। जैसे किसी ने बोला यार तुम हमारी मदद नहीं करते, हम पूछेंगे क्यों, क्या हम आपकी मदद नहीं करते, भी जरूर करते हैं। तो इसके लिए हमने उससे क्वेश्चन कहा है, ओके। तो कैसे कहेंगे, क्या हम के लिए क्या आएगा, वी किसके साथ, आई वी यू दे के साथ आता है डू, तो डू नॉट वी, मदद करना मतलब क्या, हेल्प किसकी, आपकी, इट मींस यू। डू नॉट हेल्प यू, डू नॉट वी हेल्प यू, डू नॉट वी हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद नहीं करते हैं, इस तरह से। थर्ड क्या है, क्या आप मुझे याद नहीं करते हैं, है ना। जैसे कई बार हमें कोई पूछ लेता है, क्या आपको हमें हमारी याद नहीं आती, क्या आप हमें याद नहीं करते हैं, तो इसमें क्या बनेगा कि डू नॉट यू, याद करना मतलब किसी को मिस करना, सो डू नॉट यू मिस मी, मुझे मतलब मी, डू नॉट यू मिस मी, क्या आप मुझे याद नहीं करते हैं। उसके बाद आइए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या वे रोज आपके साथ नहीं आते हैं, ओके। एक सेंटेंस हमने यहां पर लिया, क्या वे रोज आपके साथ नहीं आते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्या वे मीन्स दे, सो सबसे पहले वे मीन्स दे के साथ आएगा डू, सो डू नॉट दे, ओके, डू नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट है तो वे के लिए दे, सो डू नॉट दे, क्या वे रोज आपके साथ नहीं आते हैं। डू नॉट दे, साथ में आना मीन्स कम्स विथ यू, ओके, यहां पे ऐसे नहीं लगेगा, डू नॉट दे कम विथ यू, रोज के लिए, डेली या एवरीडे। देखिए, सो क्या वे रोज आपके साथ नहीं आते हैं, डू नॉट दे कम विथ यू डेली, क्या वो रोज आपके साथ नहीं आते। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या उसे उसकी मातृभाषा में बात करना अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई उसकी मातृभाषा कुछ और है ना, तो क्या उसे उसकी मातृभाषा में बात करना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा हम किसी और से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे, उसे, क्या उसे, उसकी बात हो रही है मतलब ही, सो डज नॉट ही, क्या उसे उसकी मातृभाषा में बात करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगना मतलब पसंद नहीं करना, अच्छा नहीं लगना मतलब पसंद नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट ही लाइक, ओके, किसमें, मातृभाषा में, डू नॉट ही लाइक टू स्पीक इन हीज, मातृभाषा को क्या कहेंगे, मदर टंग। डज नॉट ही लाइक टू स्पीक इन हीज मदर टंग, क्या उसे उसकी मातृभाषा में बात करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब इसका एक और मतलब हो सकता है, क्या उसे उसकी मातृभाषा में बात करना पसंद नहीं है, तो डू नॉट ही लाइक टू स्पीक इन हीज मदर टंग, डू नॉट ही लाइक टू स्पीक इन हीज मदर टंग। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि फॉर्मूला आपके सामने है, पैटर्न अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रागेटिव, अफर्मेटिव इंट्रागेटिव निगेटिव पैटर्न आपके सामने है, जिस तरह से क्वेश्चन हमने बताए हैं, एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, आपको सोचने हैं, अपने माइंड से, अपने दिमाग से सोचने हैं। सबसे पहले उसे हिंदी में लिखना है और उसे फॉर्मूले की मदद से ट्रांसलेट करते हुए लिखना है, और ऐसे हर एक फॉर्मूले के 20-20 सेंटेंस। देखिए लॉकडाउन है, स्कूलें बंद है, खाली टाइम बहुत पड़ा है,
समझ में आ रहा है? तो करना क्या है कि हर एक फॉर्मूले के 20-20 सेंटेंस आपको बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। देखिए, प्रैक्टिस इज अ मस्ट। हमने भी इसी तरह से स्टडी की है और हमने भी इसी तरह से पढ़ाया है, और हम भी एक दिन में एक सेंटेंस पर 50-50 सेंटेंस बना लेते थे। तो वो आज हमारी प्रैक्टिस है जो आज हमारे काम आ रही है। आपकी भी मेहनत रंग लाएगी और आपके काम जरूर आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको अगर लगता है कि इन वीडियो से आपके सभी चाहने वालों का या आप जितने लोगों को जानते हैं उनका भी फायदा हो सकता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू इस वीडियो का लिंक कॉपी करके उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपकी वजह से किसी का भला होगा तो वो भी आपको थैंक यू कहेगा। और मैं जो ये YouTube पर मेहनत कर रहा हूं ताकि मैं सबकी मदद कर सकूं, जो मुझे आता है मैं उन लोगों को दे सकूं, तो मेरा भी मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसके बारे में कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, उसका आंसर हम आपको डेफिनेटली देंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ओके, इस तरह के वीडियोस चलते रहेंगे और हम इंग्लिश बोलना फटाफट सीखते रहेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा बोलोगे। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको जितने सेंटेंस आते हैं ना, मन के मन में सोचिए और मन के मन में उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। खुद से इंग्लिश में बात कीजिए। मैं भी यही करता था, मेरा सराउंडिंग नहीं था, मेरा खुद का सराउंडिंग नहीं था इंग्लिश में बात करने का। फिर मैं करूं किससे बात, फिर मैं प्रैक्टिस किसके साथ करूं, फिर मुझे आएगा कैसे? तो मैं मन के मन में ही खुद से ही बड़बड़ता था और खुद के साथ ही इंग्लिश में बात करता था। और कई बार इंग्लिश में बात करते समय अगर गड़बड़ी हो गई तो मैं फिर चेक कर लेता था कि जो मैंने जिस जिस कंस्ट्रक्शन में, जिस फॉर्मूले में सेंटेंस को बनाया, क्या वो सही है या नहीं। तो प्रैक्टिस इज मस्ट। कोई दूसरा मुझसे बात करेगा तो ही मैं बात कर पाऊंगा, ये जरूरी नहीं है। खुद से बात कीजिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए, खुद से बात कीजिए, बड़बड़ कीजिए। दिमाग बहुत सारी है इसमें, इसके अंदर सोचने की ताकत बहुत है, इसका यूज कीजिए। इसका यूज ही आपको आगे लेके जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।